हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, ऑन पेज नंबर 3rd. In this chapter we are going to learn meaning of macroeconomics and how it is differ from microeconomics, scope and significance of macroeconomics. So we'll start with meaning of macroeconomics. हमने 11th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स का मतलब पढ़ा था। इकोनॉमिक्स क्या होती है? जब हम लोग ह्यूमन और इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उनकी स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन वांट्स को हम क्या कर सके, फुलफिल कर सके, वो भी किस केस में जब हमारे पास रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो या स्कैर रिसोर्सेज होते हैं, स्कैरसिटी होती है रिसोर्सेज की। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक इशूज़ हम इसमें ही पढ़ेंगे। बस फ़र्क क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लास्ट ईयर हम लोगों ने जो इकोनॉमिक इशू पढ़े वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के पढ़े थे, जबकि यहाँ पे हम पढ़ेंगे एज कंट्री होल, पूरी कंट्री की प्रॉब्लम क्या है। जैसे जब हम डिमांड देख रहे हैं तो अगर डिमांड हम किसी एक कमोडिटी की देखते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर एक कमोडिटी की या किसी एक कंज्यूमर की, तब तो वो पार्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन अगर वही डिमांड हम देखते हैं किसकी, पूरी कंट्री में, कि एग्रीगेट डिमांड कितनी है, तो वो पार्ट किसका होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज रेफर अ वर्ड एग्रीगेट, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा हम लोग क्या करते थे, इंडिविजुअल देखते थे। जैसे एक और एग्जांपल देखो, प्रोड्यूसर सप्लाई, कि एक प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो पार्ट है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन अगर हम लोग देख रहे हैं कि पूरी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो पार्ट है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इसी के तरीके से एक डेफिनेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज एग्रीगेट इंडिकेटर्स। वो किसकी स्टडी करता है, एग्रीगेट इंडिकेटर्स की स्टडी करता है, जैसे जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इन्फ्लेशंस, प्राइस इंडाइसेस, टू अंडरस्टैंड हाउ द होल इकोनॉमी फंक्शन वर्क। कैसे पूरी इकोनॉमी काम कर रही है, कैसे पूरी इकोनॉमी काम कर रही है, वो सारे इंडिकेटर्स को पढ़ के डिसाइड करता है। ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल। मैक्रो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक इशू और प्रॉब्लम्स की स्टडी कर रहा है, लेकिन किस लेवल पे, द होल लेवल पे। जैसे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देश के अंदर, पूरे देश में, पूरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, प्राइस राइज क्या है, ग्रोथ ऑफ आउटपुट क्या है। ठीक है, तो ये इसी के साथ हम लोगों को डिफरेंस देखना है। तो क्या क्या डिफरेंस होता है वो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे या जो इकोनॉमिक इश्यूज देख रहे थे वो किसी इंडिविजुअल के लिए देख रहे थे, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही प्रॉब्लम्स और वही चॉइस किसकी देखेंगे, हम लोग कंट्री की देखेंगे। वेरिएबल्स, इसमें हम लोग कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई निकालते थे, किसी एक कंज्यूमर की डिमांड या एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, जबकि यहाँ पे क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई, ओवरऑल डिमांड और ओवरऑल सप्लाई देखेंगे। इश्यूज़ क्या थे, यहाँ पे था अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ये देखना कि रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ अपन क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, किस रिसोर्स से कैसे हम लोग नीड्स फुलफिल कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की। जबकि यहाँ पे हमारा मेन इशू क्या होता है कि हम लोगों का ओवरऑल आउटपुट कितना है, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, कैसे हम लोग हमारा ओवरऑल आउटपुट जो है वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग इनकम थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच का, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक इशू की बात करती है, लेकिन कब, इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही इकोनॉमिक इश्यूज़ की स्टडी की जाती है, कैसे, ओवरऑल कंट्री बेसिस पे। तो आपकी बुक में ये 8 पॉइंट्स हैं, क्या क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, बेसिस ऑफ द स्टडी, कि इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, किसी इंडिविजुअल फर्म, किसी इंडिविजुअल हाउस होल्ड या किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री की है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी कंट्री की बात की जाती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, तो किसी एक कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की बात की थी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेज कितने हैं, ओवरऑल कंट्री का प्रोडक्शन कितना है, राइट। इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स तो क्या होता है, कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिमांड क्या होता है, कंज्यूमर डिमांड की जगह एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इकोनॉमिक एजेंट्स, इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों का मेन एम था कि जिस भी वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की या प्रोड्यूसर की, जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो, उसका मैक्सिमम गेन कितना है, पर्सनल गेन कितना है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ओवरऑल सोशल वेलफेयर देखा जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ एग्रीगेट,
माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ लिमिटेड एरियाज पढ़ते हैं। जैसे देखो एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा किसी इंडस्ट्री का। ऑब्वियसली इंडस्ट्री में कोई पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो जो टोटल आएगा एग्रीगेशन आएगा वो भी क्या होगा, उनका ही होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप बात करोगे तो पूरी कंट्री की बात करोगे, तो जब आप टोटल देखोगे वो पूरी कंट्री का देखोगे, तो ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, बिगर ब्रांच है एज कम्पेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस हैं। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाती थी तो हम लोग कुछ चीज़ों को क्या करते थे, ये अज्यूम करते थे कि वो जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। और वो कुछ चीज़ें क्या थी, वो थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट। हम जब जैसे डिमांड बात कर रहे थे तो डिमांड में हमने सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी की प्राइस और कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी को कंसिडर किया था। बाकी सब में हम लोगों ने क्या लिखा था कि अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। वो अदर फैक्टर्स क्या थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज फिक्स थी, टैक्स रेट चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ऐसे ही जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं उन्हें कांस्टेंट मान लेते हो कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पॉइंट है ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो सर्टेन वेरिएबल्स हैं सिर्फ उनकी बात की जाएगी, बाकी अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ऐसे ही जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल प्राइस कमोडिटी की या उसकी क्वांटिटी को कंसिडर किया था, बाकी सब चीज़ों को हमने क्या कर दिया था, कांस्टेंट कर दिया था। सेंट्रल इशू अभी बताया हमने, सेंट्रल इशू क्या है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो इशू है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि किस तरीके से रिसोर्सेज को बांटे कि मैक्सिमम नीड पूरी हो जाए, जबकि ओवरऑल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट देखना सेंट्रल इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हो रहा है और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कितना है। मेथड ऑफ स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स को जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहा जाता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहा जाता है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो देखो। पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है कि जब हम किसी एक मार्केट की बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि अदर मार्केट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर आप सपोज लेबर की बात कर रहे हो कि मार्केट में लेबर्स का क्या डिमांड एंड सप्लाई है, फैक्ट्रीज़ में लेबर की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो वो किस रेट के ऊपर लेबर रख रहे हैं। तो अगर आप लेबर की बात कर रहे हो तो आप बाकी मार्केट नहीं देखोगे, आप क्या सोचोगे कि नहीं हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, लेबर मार्केट की बात कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट से कोई मतलब नहीं है, कमोडिटी मार्केट से कोई मतलब नहीं है इसका, उनमें कोई चेंज नहीं है, इसीलिए इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन जर्नल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम किसी एक चीज़ का इक्विलिब्रियम निकालते हैं, हम ये मान लेते हैं कि साइमल्टेनियसली हर मार्केट के अंदर वही चीज़ क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम में। जैसे आप लोगों ने जब लास्ट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ा था तो उसके अंदर अपन लोगों ने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन में। वो अगर हमने सपोज किसी एक कमोडिटी का पढ़ा है तो हम क्या मान लेंगे, बाकी कमोडिटीज़ भी क्या है, इक्विलिब्रियम है, इसीलिए इसको जर्नल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये जो हमने पॉइंट पढ़े, इन पॉइंट में से ये 4 पॉइंट जो थे आपके, ये इम्पॉर्टेंट थे जिसको मैंने हाईलाइट करके लिखा है, स्टडी, वेरिएबल्स, सेंट्रल इशू एंड थ्योरी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप का मतलब क्या होता है, क्यों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्या रीज़न है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसकी नीड क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका फील्ड क्या है, तो क्या क्या है वो देखो। फर्स्ट, फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, अगर हमें पूरी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है तो उसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम कंट्री की है एंड एग्रीगेट अगर आप निकालते हो तो वो किसका कंपोनेंट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो क्या क्या करते हो, नेशनल इनकम है क्या, एज एन डेफिनेशन, एस्टिमेशन मतलब क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आएंगी, कैसे एस्टिमेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड रिलेटेड एग्रीगेट मतलब टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम कौन कौन सी होती है, ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या हैं पूरी कंट्री की, ये भी कंट्री का पार्ट है। तो अगर ये पता करना है तो ये भी किसकी ब्रांच है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया कि मनी क्रिएट कैसे हो रहा है और वो पूरी कंट्री के अंदर रेगुलेट कैसे हो रहा है, अगेन कंट्री का कॉम्पोनेंट है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, हर कंट्री हर कमोडिटी की एक एवरेज प्राइस निकालती कि इसकी इतनी प्राइस होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन है और उससे कम है तो डिफ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन मतलब महंगाई हो रही है या मंदी हो रही है, दोनों को चीज़ें पढ़ने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बजट पूरी कंट्री का बनता है, अगेन एग्रीगेट बेसिस पे बन रहा है, तो ये भी किसका पार्ट है,
मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है जब हम किसी से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमने किसी से कुछ ख़रीदा तो हमें उनको पे करना पड़ेगा, तो हम पे करेंगे उनकी करेंसी में। तो उनकी एक करेंसी के बदले हमें कितने रुपए देने हैं, ये कैसे तय होता है? वो होता है एस्टिमेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, दोबारा से सुनो। उनके एक करेंसी के बदले हम हमारी इंडियन करेंसीज कितने दे रहे हैं, जैसे $1 के बदले हमने कितने रुपीस खर्च किए। तो ये कौन डिसाइड करता है, वो कैसे डिसाइड होता है, वो भी यही होगा। एंड हाउ इट इज़ मैनेज्ड, दैट्स इट। तो ये आपके क्या थे, कुछ सिग्निफिकेंस या स्कोप था जो हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा बुक में देखो, एस्टिमेशन नेशनल इनकम बता दिया, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो पॉइंट आपके हैं 6, ये 6 के 6 इंडिविजुअल चैप्टर है जो हमारे एक एक करके अब आएंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या पता लगता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है। पहला तो हमें पता लगता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि हर सेक्टर से कौन कौन सा सेक्टर कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, गवर्नमेंट से कितना कंट्रीब्यूशन है या प्राइवेट सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कितना की प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे हैंडल करना है वो पता लग जाता है। गवर्नमेंट बजट रिवील करता है कि वो किस अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना काम कर रही है, रिवील करती है उस सिचुएशन को। ऐसे ही रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है कि हमें कैसे कैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ बनानी है। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दिस इज अचीव थ्रू एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। दो तरह की पॉलिसीज़ होती है जब भी कंट्री में कुछ ऊंच नीच होती है, जब आपको बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है या डिफ्लेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन पे या तो गवर्नमेंट सामने आती है या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक हमारा। तो जब गवर्नमेंट सामने आती है और गवर्नमेंट कुछ नई पॉलिसीज़ बनाती है तो उसे तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, फिस्कल पॉलिसी। और अगर कोई पॉलिसी सपोज किसने इशू की है, सेंट्रल बैंक ने इशू की है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे कंट्री में पैसा नहीं है, अगर तुम क्या कहते हैं इसे, आरबीआई ने क्या किया, बैंक लोन्स प्रमोट कर दिए। बैंक लोन प्रमोट करने से क्या हुआ, पब्लिक को लोन मिल गया, पब्लिक के पास पैसा आ गया। तो ये पॉलिसी किसने निकाली, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट हो गया ये। ऐसे ही गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम निकाल देती है कि गरीबों के अकाउंट में इतना इतना पैसा जाएगा, अब वो फाइनेंशियल हेल्प किसने की, गवर्नमेंट ने की, तो वो किसकी पॉलिसी होगी, फिस्कल पॉलिसी। तो ये कब पता लगता है क्या करना है, जब हमारे पास डेटा होता है। तो सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट उस डेटा को क्या करती है, बैक टू बैक स्टडी करती रहती है ताकि उसको पता रहे और हमारी इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। बीओपी का मतलब क्या होता है, इट्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट जिसके अंदर हम लोग हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये देखते हैं कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हमें ये भी पता लगता है कि पॉवर्टी क्या है या एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, तो उस प्रॉब्लम से दूर करने के सॉल्यूशन भी हमें यहीं से पता लगता है। पॉलिसी फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि एग्रीगेट डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, टोटल कंजप्शन कितना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो इसी के बेसिस के ऊपर जब नई पॉलिसीज फ्रेम होती हैं तो ऑब्वियसली हेल्प करता है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जब हम लोग पूरी कंट्री की स्टडी करते हैं, किस चीज़ के ऊपर, उनके इकोनॉमिक इश्यूज पढ़ना, उनकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ना, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस स्टडी करना, तो वो किसका पार्ट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से अलग है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग यही सारी प्रॉब्लम स्टडी कर रहे थे किसी इंडिविजुअल पर्सन की या इंडिविजुअल कमोडिटी की, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़े, बेसिस, ये बेसिस है, बेसिस के आप अकॉर्डिंगली आपको याद करना है। स्टडी का बेसिस, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक एजेंट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिफरेंट सेट ऑफ असम्पशन, सेंट्रल इशू एंड मेथड ऑफ स्टडी। फिर हमने पढ़ा स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, क्या क्यों ज़रूरी है नेशन इनकम निकालने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, मनी के लिए, जनरल प्राइस लेवल पता करने के लिए, या रोल ऑफ गवर्नमेंट, एंड लास्ट एक्सचेंज रेट या बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने के लिए। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, इससे हमें इकोनॉमी की सिचुएशन पता लगती है इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम या अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
फिर हम लोगों को एक रोड मैप, एक गाइडलाइन मिल जाती है ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट दोनों मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेटा के बेसिस पे मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ बनाती है। बीओपी, जिसके अंदर हम लोग पूरी कंट्री के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। पॉवर्टी या एनवायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी हमें यहीं से पता लगती है कि मैक्रो मॉडल है, क्योंकि ओवरऑल कंट्री की बात हो रही है। एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलती है उसके बेसिस पे क्या होता है, कंट्री की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ मेंटेन होती है। इसके नोट्स आप लोग बनाना, एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको हमारे लाइव सेशन में सॉल्व करते हैं। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।